और बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है, इफ ए शिप डजंट नो इट्स डेस्टिनेशन देन एवरी विंड इज द राइट विंड। यानी अगर किसी जहाज को यही नहीं पता कि उसको जाना कहां है, तो हवा का हर झोंका उसके लिए सही है। वैसे ही अगर हम अपने अगले दिन की प्लानिंग नहीं करते, तो हम अगले दिन कुछ भी करेंगे, सब सही होगा। वैसे ये बात ठीक है कि लाइफ इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी हमें अपने अगले दिन की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए कि हमें कितने घंटा पढ़ना है, कब पढ़ना है, पिछला पेंडिंग जो वर्क है उसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे, फ्रेंड्स को हम कितना टाइम देंगे, मूवी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो हमें अपने दिन की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। तो इसी सीख के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 2। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, चाहे आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ो, दोनों का जो बेस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक चीजों तो पता होनी ही चाहिए। तो अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन इट्स फाइन। नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को देख लेना। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 2, और इस वीडियो से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 विच इज कूलम्स लॉ। तो ये है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, विच इज कूलम्स लॉ। हाय रे तेरी स्पेलिंग, स्पेलिंग से तो लग रहा है काउलॉम्स लॉ, बट ये कूलम्स लॉ है। और ये है कूलम्स लॉ का लेक्चर नंबर 1। अब ये एक लेक्चर में तो कंप्लीट होने से रहा, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है। ये लॉ भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल वाला और एक वेक्टर फॉर्म वाला। फिर हम लोगों को इसमें कई वैरायटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो जितना पहले लेक्चर में कंप्लीट होगा होगा, बाकी बची हुई चीजों को फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, बट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से नहीं होता है। क्लास में हम लोग बैठे होते हैं या एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, अपना कोई फ्रेंड या कोई भी लड़का हमसे पेन मांगता है कि यार इंक खत्म हो गई, पेन खत्म हो गया, नहीं चल रहा है, पेन दे दो। तो हम लोग पहले उसको डांटते हैं कि यार क्लास में आ जाते हो, एग्जाम हॉल में आ जाते हो, पेन ही नहीं है तुम्हारे पास, जबकि पेन रहता है अपने पास में। लेकिन अगर उसी लड़के की जगह कोई लड़की हमसे पेन मांगे कि प्लीज हेडिंग डालनी है, एक ब्लैक पेन दे दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे लीजिए। फिर कुछ लड़के कहते हैं ब्लैक पेन ही क्या, ब्लू वाला भी ले लो। और कुछ तो इतने महान होते हैं कि अपना पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि बस आप अपना नंबर दे देना। ऐसा होता है ना। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। बट ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक साइंटिस्ट ने बहुत ही डिटेल में किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक लॉ स्टैब्लिश किया। सबसे पहले ये लॉ उनका 1785 में पब्लिश हुआ, और वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। तो आइए उनके लॉ को समझते हैं। पहली बात, इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस को ही समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। पॉइंट चार्ज को आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई भी चार्ज जिसकी डायमेंशन बहुत छोटी होगी वो पॉइंट चार्ज होगा। बट अगर कोई बड़ा चार्ज भी है, जैसे कोई स्फीयर है, आपने उसको चार्ज कर रखा है, या फिर कोई चार्ज रॉड है, या फिर कोई चार्ज रिंग है, ये पॉइंट चार्जेस के एग्जांपल नहीं है, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। बट अगर दो स्फीयर हैं और दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, तो भी हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे पतंग वगैरह उड़ाया होगा आपने, रॉकेट मार, लट्ठा मार, चांद मार, है ना। तो बड़ी सी पतंग को जब हम उड़ाते हैं और वो बहुत दूर जाता है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। वैसे ही अगर कोई चार्ज स्फीयर भी है और दो चार्ज स्फीयर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली दिया होता है कि पॉइंट चार्जेस है, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। तो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। उसके बाद चार्जेस रेस्ट स्टेट में होने चाहिए।
रुके हुए होने चाहिए। तो ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, तो कूलम्स लॉ आप तब लगा सकते हो जब ये दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे और ये दोनों रेस्ट में होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मूव करेगा तो भी, आगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है, लेकिन तब जब वो चार्ज मोशन में हो। तो अगर ये रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रेस्ट वाले चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, तो भी हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। बट अगर दोनों चार्जेस मोशन में हो जाए तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है कूलम्स लॉ की कंडीशन। दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे तो क्या कूलम्स लॉ लगेगा? यस। अगर एक चार्ज रेस्ट में होगा, एक चार्ज मोशन में होगा, तो क्या आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो? यस। बट अगर ये भी मोशन में हो, ये भी मोशन में हो, तो क्या आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो? नो। तो ये क्लियर हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब कूलम्स लॉ में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसको समझते हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो हमें कंडीशन क्लियर हो गई। फिर और देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस फोर्स की जो एक्शन लाइन होती है, जो क्रिया रेखा होती है, वो हमेशा दोनों चार्जेस के, अगर हम सेंटर टू सेंटर अगर ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, तो हमेशा फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अब या तो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा या फिर रिपल्सिव इन नेचर होगा। जैसे प्लस प्लस है, फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। और न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इट मींस अगर ये फोर्स Fe है तो ये वाला फोर्स भी Fe ही होगा। अगर ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 100 माइक्रोकूलम है, तो ऐसा नहीं है कि इसका फोर्स 1 न्यूटन और उसका फोर्स 100 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का जो रेशियो है वो हमेशा 1:1 होगा। फिर वैसे ही मान लीजिए ये -Q1 है और ये -Q2 है, तो सेंटर टू सेंटर हमने एक ज्वाइनिंग लाइन खींची, और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज को तो आप सीधे चार्ज को ही ज्वाइन कर दोगे तो आपको वो लाइन मिल जाएगी जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा इनमें? रिपल्सन। फिर से फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम Fe। और अगर ये +Q1 है और ये -Q2 है, तो अब की बार जो फोर्स होगा वो अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन होगा, बट अब की बार उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। तो अब इस फर्स्ट वाले फिगर में देख लीजिए, मान लीजिए कि दोनों चार्जेस के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितनी है? वो r है। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है उसको समझते हैं। अच्छा, अगर हमें ही साइंटिस्ट बना दिया जाए और हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाए, तो हम इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? एक तो वैसे ही हम लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं, हम लोग क्या क्या ट्राई कर सकते हैं इसमें? इस Q1 की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, Q2 की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे ये 1 कूलम फिक्स कर लिया, उसको बारी बारी से 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम ऐसा चेंज किया, और फिर देखा कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक यही चीज कूलम ने भी की थी, और उन्होंने पाया ये कि फोर्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू है Q2 के। यानी Q2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसी तरह से हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? Q2 की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, Q1 की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सपोज Q2 आपने 1 माइक्रोकूलम फिक्स कर दिया और Q1 की वैल्यू को आपने चेंज किया, -2, -3, -4, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, उसकी वैल्यू आपने फिक्स करा, इसकी वैल्यू को आपने ग्रेजुअली इंक्रीज किया। फिर आपने देखा कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपने पाया कि यार फिर भी फोर्स जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Fe प्रोपोर्शनल टू Q2 और Fe प्रोपोर्शनल टू Q1। प्रोपोर्शनल है मींस अगर Q2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, Q2 की वैल्यू घटाएंगे तो फोर्स भी घट जाएगा। इन दोनों चीजों को हम इकट्ठे लिख सकते हैं, Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यानी चार्जेस की वैल्यूज ज्यादा ज्यादा होंगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम फोर्स इतना लगा, 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हम लोग तीसरी चीज इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है उसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम r को चेंज करेंगे, इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो भी फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। और फोर्स की वैल्यू r पर कैसे डिपेंड करती है?
ऐसे डिपेंड करती है। Fe प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको फिजिक्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसको बहुत सारी चीजें फॉलो करती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसे फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, सभी इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी बीच की सेपरेशन आप बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और अगर सेपरेशन को आप कम कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी, अगर हम दोनों के बीच की सेपरेशन को डबल कर दें तो 2r करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² आएगा। 4 नीचे आ रहा है ना, फोर्स की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। वैसे ही अगर दोनों के बीच की दूरी 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स की वैल्यू 9 गुना कम हो जाएगी। 5 गुना बढ़ाएंगे 25 गुना कम हो जाएगा। बट अगर बीच की दूरी आधी कर दें तो r/2 का स्क्वायर करेंगे, r²/4 आएगा, 4 जाएगा ऊपर, यानी जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये समझ आ रहा है कि फोर्स की वैल्यू इस पे कैसे डिपेंड करती है। इसके बाद हम लोग एक चीज उसमें और चेंज कर सकते हैं, वो क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी मीडियम है हम उसको भी तो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हमने पहली बार इन दोनों चार्जेस को एयर में रखा हुआ है, दूसरी बार हमने उसको मोम में डाल दिया, तीसरी बार हमने उसको पानी में डाल दिया, और फिर हमने फोर्स को देखा तो हमने ये पाया कि यार फिर भी फोर्स की वैल्यू बदल जा रही है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को k लिख लेते हैं, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², वेयर k इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, या फिर आप इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब Q1 Q2 और R अगर हम चेंज ना करें, मतलब हम लोगों ने जो पहला चार्ज लिया है, जो दूसरा चार्ज लिया और उनके बीच की जो भी सेपरेशन हमने रखी है, अगर हम उसको चेंज ना करें, सिर्फ मीडियम चेंज करें, और हम ये देख रहे हैं कि यार फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है, इट मींस ये जो K है ये एक मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट होगा। फिजिक्स में कांस्टेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, कैपिटल जी याद है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बट कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि ये है कांस्टेंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट अलग अलग मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो k एक मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट है, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ का पहला फॉर्म, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। फोर्स की वैल्यूज ज्यादा होंगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, सॉरी, अगर चार्ज की वैल्यूज ज्यादा होंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बीच की सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, बीच की सेपरेशन कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और ये फोर्स एक मीडियम डिपेंडिंग फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट k है वो एक मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट होता है। अब ये k इस मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, अब उसको समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी मीडियम में अगर दो रेस्ट स्टेट में पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हो और उनके बीच की सेपरेशन R हो, तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। और हमने ये भी समझा कि ये जो K कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट है। अब इस K की वैल्यू को समझते हैं। ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये E नहीं है, ये एप्सिलॉन है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे, ये सिंबल है एप्सिलॉन। और इस लॉ में ये एप्सिलॉन है क्या चीज, ये इस माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये इस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
अब ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या है, अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। अगर हम इस फोर्स का और इस मीडियम के साथ क्या इंटर रिलेशन है उसको समझें, तो अगर हम Fe और एप्सिलॉन को सिर्फ देखें, एप्सिलॉन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगी। एयर होगा तो अलग वैल्यू होगा, वाटर होगा तो अलग वैल्यू होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अब इसका और इसका अगर हम इंटर रिलेशन देखें तो Fe हमें प्रोपोर्शनल टू दिख रहा है 1/एप्सिलॉन, यानी अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी, माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ेगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बढ़ेगी, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर हो रहा है? यहां से क्या क्लियर हो रहा है हमें, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर घटेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब ये एप्सिलॉन क्या है, जैसे आपको ऐसे दौड़ने के लिए कहा जाए फील्ड में तो आप आराम से दौड़ोगे, अगर पानी भर दिया जाए घुटने तक और दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, और हमें दौड़ने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर आपको कीचड़ में दौड़ने के लिए कह दिया जाएगा तो क्या होगा, और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एक तरह से माध्यम की जो डेंसिटी है, मीडियम की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारी स्पीड डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, ये चीज लाइट के भी केस में होता है। लाइट ऐसे वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करता है, बट जैसे ही वो किसी मीडियम में जाता है उसकी स्पीड कम होने लगती है, और मीडियम की जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है उसकी जो स्पीड है वो और कम होने लगती है। तो एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है वो इस मीडियम की इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है। ये जो मीडियम है वो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या चक्कर है वो आगे का टॉपिक है, बट थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। कोई भी मीडियम अपने भीतर से इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करता है, किस रेट से फ्लो होने देता है, उसी को हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीकर होती चली जाएगी, और जो फोर्स है उसकी भी वैल्यू कमजोर होती चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, अब उसकी थ्योरी थोड़ा आगे हमें पढ़ने को मिलेगी। जैसे कोई भी चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चलिए थोड़ा सा बताते हैं आपको, बहुत ही थोड़ा सा। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनके लगने के लिए संपर्क जरूरी है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं यहां तू वहां, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? कभी नहीं लगेगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लगने के लिए किसी भी तरह के कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं यहां हूं, आप कहीं पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वैसे ही चार्ज पार्टिकल के बीच में भी देखिए, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। ये चीज साइंटिस्टों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज वहां है, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, फिर भी फोर्स लग रहा है, ये इसको ढकेल रहा है, खींच रहा है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में ना फील्ड थ्योरी डेवलप की गई। ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी मीडियम में जाती है ना, तो मीडियम थोड़ा बहुत पोलराइज हो जाता है। प्लस माइनस एटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक छोटी सी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देगी, कमजोर कर देगी। तो ये सब डीप थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही समझो कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है, ये देखिए हमारे कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्म है। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती। तो मैक्सिमम तब होगी जब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू मिनिमम किसके लिए होती है, एयर के लिए, या फिर वैक्यूम के लिए, या फिर फ्री स्पेस के लिए। तो अगर वायु है या निर्वात भी है तो एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर जो फ्री स्पेस है, उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से। और फिर इस कूलम्स लॉ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर दोनों चार्जेस
एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो या फ्री स्पेस में इस तरह से रखे हों, तो जो फोर्स की वैल्यू है मैक्सिमम होगी और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू अब यहां पे क्या हो जा रही है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है 9 इंटू 10⁹9। छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻+9 है। अगर इसकी वैल्यू को हम इससे कंपेयर करें कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उससे अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा इसकी वैल्यू है। इसकी यूनिट क्या होगी अगर हम यहां से इसकी पूरी यूनिट देखें या सिंपली यहां से के की यूनिट देखें, तो अगर हम यहां से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर। तो इसकी 1/4πε0 की पूरी पूरी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9 और इसका जो मात्रक है इसका जो यूनिट है वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गया आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसमें अब अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करें, यानी कि अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है उसको देखें, तो अलग अलग मीडियम का जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू तो अलग अलग होती है। अगर उसमें हम एयर का या फिर वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू देखें एप्सिलॉन नॉट की, तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12। 1/4πε0 का ये यूनिट है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसका उल्टा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4π की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये 1/ε0 की ये यूनिट है। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो इसको भी हमें रेसिप्रोकेट करना होगा, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए और हो जाएगी। कूलम्स लॉ यूज करते करते न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते आपको ये सारी वैल्यूज याद आ जाएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है किसी भी मीडियम के लिए, कूलम्स लॉ की बेसिक चीजों को समझ लिया है। कूलम्स लॉ एयर में या फिर वैक्यूम में कैसे लगेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब अगली हेडिंग है रिलेटिव परमिटिविटी। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, पॉइंट चार्जेस हैं, रेस्ट में हैं। अभी ये रखे हुए हैं एयर में, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को Fa ले लेते हैं। Fa यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ Fe की वैल्यू कितनी होगी, Fe यहाँ पे Fa है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर *1। फिर से अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को इतने ही सेपरेशन पे किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दिया जाए, अब की बार इसे किसी मीडियम में रखा गया है, तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने के बाद, चेंज होने के बाद मान लेते हैं अब ये वैल्यू हो जाती है Fm। Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं, Fm यानी फोर्स इन दैट मीडियम। इस मीडियम में अब ये जो फोर्स है वो हो गया है Fm। इस Fm की वैल्यू कितनी होगी, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Fm आएगा 1/4πε ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर *2। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है इसको बताते हैं आपको। इसको सबसे पहली बात एप्सिलॉन r या फिर k से डिनोट किया जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर *1 में इक्वेशन नंबर *2 को लटका देना है, डिवाइड करना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे Fa डिवाइडेड बाई Fm होगा, यहाँ कुछ कटेगा डिवाइड करने पे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1/4π भी कैंसिल होगा, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये है उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और ये है वैक्यूम या फिर एयर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और ये क्या है, मीडियम और एयर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का रेशियो। और इसी अनुपात को, इसी रेशियो को हम उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन r कहते हैं।
तो एप्सिलॉन आर को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और एयर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसे हम उस पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और एप्सिलॉन आर या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, ये एक जैसी क्वांटिटी का रेशियो है, जो यूनिट इसका होता है वही यूनिट इसका होता है, डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, एक शुद्ध संख्या है, ये एक प्योर नंबर है। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जब दी जाएगी तो एक प्योर नंबर के फॉर्म में होगा, जैसे 80, जैसे 8, जैसे 10, तो ये यूनिटलेस होगा और साथ ही साथ डायमेंशनलेस भी होगा। जब इसका मात्रक ही नहीं है तो इसकी वीमा भी नहीं होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया। ये एक बहुत छोटा सा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। अब अगर हम इन दोनों को लें तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमें कभी भी मीडियम की डायरेक्ट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं दी जाती। जैसे चार्जेस को हमने एयर में रख रखा है, कोई फोर्स लग रहा है, अब हमने चार्जेस को पानी में डुबा दिया तो पानी का हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन नहीं होगा। अब बहुत सारे मीडियम में हम किसकी किसी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी याद करते चलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने एयर की या फिर वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट को एक बेस मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, और बाकी किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को इसी एप्सिलॉन नॉट से हम कंपेयर करते हैं कि उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का कितना गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, 80 गुना है, कितना गुना है। यहां पे भी आप देखो एप्सिलॉन आर की जितनी भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन हमें मालूम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों चार्जेस को पानी में डाल दें तो पानी का जो एप्सिलॉन आर है वो होता है 80 अप्रोक्सीमेटली। तो पानी का अगर हमें सिर्फ एप्सिलॉन आर गिवन हो, एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 80, तो हमें पानी का एप्सिलॉन मालूम चल जाएगा। बस यहां वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन ऑफ वाटर आ जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट, यानी जो पानी की वैद्युतशीलता है, पानी की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, वो एयर या फिर वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का 80 गुना हो जाएगी। तो क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा एप्सिलॉन आर आपको गिवन होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। हमेशा आप याद रखना जितने भी फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो, चाहे फिर गॉसेस लॉ का कोई फॉर्मूला हो, या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में कोई फॉर्मूला हो, अगर कोई भी चीज एयर में है हमेशा फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर आप उसको मीडियम में रख दोगे तो फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर फॉर्मूले में ये नीचे जाएगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ये अगर ऊपर जाएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है फॉर्मूले पे। बट चेंज आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज होने वाला है। एयर में फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट और मीडियम में तो फॉर्मूले में छोटा सा हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसको और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों से देखिए हमें क्या मिलेगा, Fm को इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन आर को नीचे कर देते हैं, यहां से हमें Fm यानी फोर्स इन दैट मीडियम, ये मिलेगा फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fm इज इक्वल्स टू Fa डिवाइडेड बाय K। अब K की जो वैल्यू है वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होगी और एक से तो ज्यादा ही होगी, जैसे पानी के लिए 80 होती है और भी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो आप यहां से देखो, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब एक से अधिक है, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा एयर वाले फोर्स की वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी। और कितने गुना डिक्रीज होगी, K गुना डिक्रीज होगी। जैसे अगर हम पानी वाला एग्जांपल लें तो पानी के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 80। तो फोर्स इन मीडियम, और मीडियम में यहां पे एज एन एग्जांपल हमने क्या लिया है, वाटर, तो इसमें फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एयर में जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका 80 गुना कम हो जाएगा वैल्यू, फोर्स जो है वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर एयर में फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, पानी में डालेंगे तो फोर्स 80/80 यानी 1 न्यूटन का रह जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो रही है। इस पे कभी कभी छोटा छोटा बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कह देगा कि एयर में फोर्स लग रहा है F,
ये फोर्स F कहाँ पे है? एयर में। फिर आपसे कहेगा कि एक पर्टिकुलर मीडियम में चार्जेस को डाला जाता है, अब फोर्स की वैल्यू F/8 हो जाती है। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? F/8। कहाँ? किसी पर्टिकुलर मीडियम में। अब आपसे पूछा जाएगा कि उस मीडियम की आप रिलेटिव परमिटिविटी को बताओ। तो यहां से देखिए फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या होगा? फोर्स इन एयर कितना है? F डिवाइडेड बाई फोर्स इन दैट मीडियम कितना हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? F/8। F कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 8। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सिंस पहली बार इलेक्ट्रिक फोर्स से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ते समय इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में और उनके जो रेस्पेक्टिव लॉज हैं, यानी कूलम्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में एक कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। तो कंपैरिजन में हम लोग सिमिलैरिटी वाले भी पॉइंट्स देखेंगे और ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, कुछ पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं। सबसे पहली बात, अगर ये कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स किस वजह से लगता है, तो ये लगता है ड्यू टू चार्ज। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? ये लगता है ड्यू टू मास, यानी कि द्रव्यमान के कारण। नंबर 2, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मास की वजह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। बट यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। थर्ड नंबर, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम पर अगर डिपेंडेंसी देखी जाए तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट अभी हम लोगों ने देखा है ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट अगर देखा जाए तो दोनों ही फोर्सेस बहुत ही लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत लंबी लंबी दूरियों तक कार्य करता है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय इस इलेक्ट्रिक फोर्स के भी इक्वेशन को देखें, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ही Fe की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर इनफाइनाइट सेपरेशन नहीं है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ही, हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी बट फोर्स लगेगा। तो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और आप इसको इसी में एज इट इज कॉपी कर लेना, कॉपी। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, Fe प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, Fe प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस कुदरत का सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। बट अगर इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है। और किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्ड टू Fg। यानी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन करें तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? इस फोर्स में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लिख ही लेते हैं सेवेंथ नंबर पॉइंट में कैसे ये हो रहा है। 1/4πε0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखी थी? 9 इंटू 10⁻+9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसमें जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद अगर 8th नंबर पॉइंट की बात करें तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है और ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आप एज इट इज कॉपी कर लेना।
मतलब अगर दो मासेस हैं, एक 1 kg का है, एक 100 kg का है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। फोर्स का रेशियो 1:1 होगा। ठीक वही चीज इसमें भी होगा। उसके बाद 9th नंबर अगर हम देखें तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स या ऐसी फोर्स फील्ड जिसमें किसी भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक में ले जाने में जो वर्क डन है वो पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करता तो उस फोर्स फील्ड को हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओगे तो जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप किसी भी पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को आप ले जाइए, वर्क डन की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। ठीक वही चीज इसमें भी होता है। कोई और पॉइंट है 10th नंबर? कोई और पॉइंट सोचो आप। ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि फोर्स की जो एक्शन लाइन होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है, आइदर रिपल्सिव इन नेचर या फिर अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक वैसे ही ये भी एक सेंट्रल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की भी जो एक्शन लाइन होगी वो दोनों मासेस के सेंटर टू सेंटर की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी उसी के अलोंग हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। तो ये था एक कूलम्स लॉ और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एक सिंपल सा कंपैरिजन। तो अब हम लोगों को कूलम्स लॉ पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स तो आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। इसमें एक दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। कूलम्स लॉ भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसी का डायरेक्ट यूज करेंगे। K की वैल्यू आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट कर देना। Q1 Q2 R Fe में से कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? जब भी हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे चार्जेस को कभी भी साइन के साथ पुट नहीं करेंगे। जैसे एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का। जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो -5 माइक्रोकूलम को माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 माइक्रोकूलम ही लिखेंगे। भाई प्लस माइनस तो फोर्स का नेचर डिसाइड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, तो वो तो सभी को पता है। प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण रिपल्सन, माइनस माइनस है तो भी रिपल्शन, और प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन। तो हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, डायरेक्शन किधर लगेगा वो हम चार्जेस के साइन को देखकर बता देंगे। तो याद रखना, कूलम्स लॉ का यूज करते समय कभी भी चार्जेस को साइन के साथ हमें पुट नहीं करना। तो ये क्लियर हो गया। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बट इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उतना लंबा सा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो उतनी वैरायटी के होंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहला है, 1 कूलम का चार्ज पॉइंट चार्ज है। ये सपोज 10 कूलम का दूसरा पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। दोनों पे फोर्स इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करते हैं। तो फोर्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सीधे यूज करेंगे कूलम्स लॉ। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू है 10। बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका भी करना होगा स्क्वायर। तो ये हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। इंटू ये आएगा 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -1। उसका स्क्वायर करेंगे -2, ऊपर जाएगा +2, 10 टू द पावर +2। फाइनली आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 12, और फोर्स की यूनिट न्यूटन। और कैसा होगा इसका डायरेक्शन? एज शोन इन द फिगर, यानी रिपल्सिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हो सकता है आपको चार्ज डायरेक्टली न गिवन हो। ऐसा कहा जाए कि एक पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है। अब की बार इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर ले लेते हैं। ये चार्ज है सपोज Q1, ये चार्ज है Q2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Q1 पे 5 इलेक्ट्रॉन्स
की कमी है, इस पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी है। और Q2 पे हमें कह रहा है कि सपोज इस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और इस पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। फिर हमसे कह रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। तो ये बताओ आप, Q1 पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, और वैसे ही उस पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो ये कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स होगा अट्रैक्टिव। और इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए, फिर से लगाएंगे कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू सीधे सीधे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या होगी, जब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 5e का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो 1 प्लस ई का चार्ज आया, इसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 5e का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पर चार्ज होगा 5e। अभी e की वैल्यू भी पुट कर देंगे। Q2 जो है उसी तरह से ये क्या होगा, Q2 पे 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर 10e का नेगेटिव चार्ज आएगा, बट हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। और डिवाइडेड बाई बीच की सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर। अब इसमें चाहे तो आप 9 इंटू 5 45 इंटू 10⁹ और वो 10 होगा, इंटू ई की ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर एक और ही है, चाहे तो इसी का स्क्वायर कर लो या एक बार और लिख लो, और डिवाइडेड बाई बीच की सेपरेशन 1 का स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा 1 ही। अब इसको आप मेरे ख्याल से इजीली सॉल्व कर लेंगे। वीडियो का टाइम बहुत ही कीमती है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं आपके ऊपर। ये आपके लिए होमवर्क है जो कि कभी आप नहीं करोगे, तो ये समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी उतना न्यूटन इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि एक चार्ज है Q, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। सपोज एक पार्ट हुआ Q, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। फिर इसे किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पे रख दिया जाता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जो बंटवारा है वो हम कैसे करें कि फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। तो ये बताओ, अगर इस चार्ज को हम Q1 कहें, इस वाले चार्ज को हम Q2 कहें, तो क्या Q1 प्लस Q2 हमेशा कैपिटल Q होगा? बिल्कुल होगा। जैसे 10 कूलम का चार्ज है, आपने 1 दिया 9 दिया, 2 दिया 8 दिया, 3 दिया 7 दिया, बट दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमेशा Q है, यानी कि कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल Q तो हमें गिवन है कांस्टेंट। तो याद रखना, अगर दो क्वांटिटीज का सम हमेशा कांस्टेंट हो, अच्छा, फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ में क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होती है, यानी दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखना, जब भी दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट तब मैक्सिमाइज होगा जब दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या बोल दिया मैंने, बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स का कंसेप्ट मैंने बताया, फिर से सुन लीजिए। अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब वो दोनों क्वांटिटीज आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको शो करते हैं। सपोज एक क्वांटिटी है 10, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25, यही मैक्सिमम होगा। आप चेक कर लो, किसी में भी 25 नहीं आएगा। ये कितना होगा, 24, ये 21, ये 16, ये 9, मैक्सिमम आ रहा है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू भी लोगे आप पॉइंट में, 2.5 7.5, तो भी 25 नहीं ही आएगा। तो दो चीजों का अगर सम कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। तो यहां भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों चार्जेस आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर चार्ज को हमें डिवाइड करना हो तो हम इसे आधा आधा डिवाइड करेंगे, Q/2 और Q/2। फिर इसको किसी भी सेपरेशन पे रखेंगे, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। याद रहेगा, वेरी गुड।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कंडीशन दिया हुआ मिलेगा। हमारे पास में दो ऐसे आइडेंटिकल छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स हैं। तो छोटे छोटे अगर बोल दिया जाए, इट मीन्स कि आप उनको पॉइंट चार्ज मान के कूलम्स लॉ लगा सकते हो। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों के जो रेडियस है वो आपस में इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं, एक साइज के हैं। इस पे जो चार्ज है वो है 3 माइक्रोकूलम का, इस पे जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम का। फिर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इन दोनों को ऐसे टच कराया जाता है, और टच कराने के बाद फिर इन दोनों को सपोज किसी भी पर्टिकुलर सेपरेशन पे रख दिया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे ऐसा रख दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब इन पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करके बताओ। तो टच कराने पे क्या होगा अब हमें वो समझना है। तो अगर मेटालिक स्फीयर है, आप उनको टच कराओगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब चार्ज किस पे कितना जाएगा, उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है। अगर एक जो स्फीयर है उसकी रेडियस r1 हो, एक दूसरा स्फीयर हो उसकी रेडियस r2 हो, इस पे चार्ज हो q1, इस पे चार्ज हो q2, तो टोटल चार्ज कितना होगा q1 प्लस q2। अब इसका जो बंटवारा है वो कैसे होता है, वो इनके रेडियस के रेशियो में होता है। मतलब इस चार्ज की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सपोज इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 3r है, तो रेशियो कितना होगा 1:3। इस पूरे के पूरे चार्ज को हम 1:3 में डिवाइड करेंगे। बट यहाँ क्या है, यहाँ दोनों की जो रेडियस है वो कैसी है, सेम है। तो ये रेशियो कितना आएगा 1। तो चार्ज को जब आप डिवाइड करोगे तो बराबर बराबर इक्वल इक्वल चार्ज दोनों में जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना, और यही बात बस आपको याद रखनी है, इस न्यूमेरिकल का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। इन दोनों पे मिलाकर कितना चार्ज है 5 और 3 8 माइक्रोकूलम, उसको बराबर बराबर बांटेंगे तो इस पे भी 4 माइक्रोकूलम और इस पे भी 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। अब तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा अब ये क्वेश्चन बन गया है। हमें यही चीज समझनी थी कि टच कराने पे क्या होगा। तो चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। Fe की वैल्यू कितनी होती है, K की 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻6 माइक्रोकूलम है, कूलम में बदलना पड़ेगा। Q2 की वैल्यू 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई बीच की सेपरेशन 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 × 9 144 × 10⁻6 -6 -12 +9 -3, यानी ये F इज इक्वल टू आ जाएगा 0.144 न्यूटन। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रिपल्सिव, या एज शोन इन द फिगर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मैकेनिक्स भी यूज करनी होगी और फ्री बॉडी डायग्राम का जो भी कंसेप्ट होता है उसको भी यूज करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। जैसे ये कोई स्ट्रिंग है और इससे कोई यहाँ पे पार्टिकल बंधा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और इस पर चार्ज है q। मास है m और चार्ज है q। इसको तो ऐसे लटकना चाहिए था, वो ऐसे कैसे चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक और स्ट्रिंग से ऐसा ही एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इस पे भी वही सेम मास m है और चार्ज q है। तो क्या होगा, q है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्शन लगेगा, इसको मान लेते हैं F। मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन, ये जो F है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इधर भी एंगल सेम बनेगा थीटा। यही थीटा हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बीच की सेपरेशन जो भी होगी, फोर्स की वैल्यू हमें सीधे सीधे गिवन है कितनी, F। अब हमें सबसे पहले तो ये ऐसे कैसे हो जा रहा है उसको समझना है और इसका एबीडी बनाना है, इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है और फिर हमें थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस पे लगेगा किसी एक का ही एबीडी बनाते हैं, क्योंकि दोनों का एबीडी एक जैसा बनेगा, दोनों का बनाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक के एबीडी को देखते हैं। इस पे सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो होगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद लगेगा स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन फोर्स हमेशा पिंड से दूर जाती हुई दिशा में लगता है, T मान लेते हैं। यहां पे अगर हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा।
अब इस t को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर कंपोनेंट हमें मिलेगा t cos थीटा और इस डायरेक्शन में हमें जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा t sin थीटा। शुरू में जब दोनों रस्सी से ये पिंड ऐसे लटके होंगे और इसको आप छोड़ोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से इनकी सेपरेशन के बीच की बढ़ती चली जाएगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो टी साइन थीटा यानी ये जो लेफ्टवर्ड फोर्स लग रहा है इसकी भी वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और इस एफ की वैल्यू क्या होगी, लगातार घटेगी। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू घटेगी तो कुछ देर बाद ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तब ये दोनों जितना भी सेपरेटेड होने थे हो चुके होंगे, अब ये और फर्दर आगे नहीं जाएंगे। उसी इक्विलिब्रियम का ये फिगर है। तो टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, एफ को, और mg बैलेंस कर रहा है किसको, टी कॉस थीटा को। तो इसके अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। डिवाइड कर दें, t से t कैंसिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन mg। इसको एफ ही कर लेते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है ये, एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी। ये है हमारा आंसर। तो ये थे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ पे। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, अब अगली वीडियो में कूलम्स लॉ पे कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।